एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 भौतिक विज्ञान का लेसन 1 जो है प्रकाश का परावर्तन। इसका हम लोग आज 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है उसमें पूछ रहे हैं प्रकाश किसका रूप है। तो मैं बता देना चाहता हूँ प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश और दूसरा प्रश्न है प्रकाश गमन कैसे करता है। प्रकाश गमन सीधी सरल रेखा में गमन करता है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। और तीसरा प्रश्न है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। कितना होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जब प्रकाश किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब ये किसी सतह पर आपतित होती है तो पुनः उसी माध्यम चली जाती है, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपका 5वां सवाल है प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल मैंने अभी बताया था 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमन ने ज्ञात किया था। आपका 7वां प्रश्न है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। आप सभी को पता होगा प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन नंबर 8 है जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। आपने प्रकाशिक सूत्र में पढ़ा होगा कि प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं दीप्त अदीप्त। तो जिसमें अपना खुद का प्रकाश हो उसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्त या प्रदीप या दीप। क्वेश्चन नंबर 9 है जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। 10वां है वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दोस्तों वीडियो पोज करके आप लोग उसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिए जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से एक ही बिंदु पर उसे क्या कहते हैं। उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सभी जगह से किरणें आ रही हैं, एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाती है उसे क्या कहते हैं। नाम में ही इसका आंसर लिखा है दोस्तों समांतर जाती है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा समांतर किरण पुंज। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, सबको पता होना चाहिए। नियम तो आप लोग रट लीजिए प्रकाश का। 14 नंबर आपका प्रश्न है आपतन कोण किसके बराबर होता है। आप लोग जान लीजिए जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर हो जाएगा, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा। अभी मैंने बताया था आपतन कोण जितना होता है उतना ही परावर्तन कोण भी होता है, इसलिए आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी 60 ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 नंबर प्रश्न है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं।
तो वह यंत्र जिसमें दूर की वस्तुएं को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे दूरदर्शी कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखा जाए, जिस दर्पण का परिवर्तन सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, जिस दर्पण का परिवर्तन सतह अंदर की ओर धंसा होता है उससे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। मान अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परिवर्तन पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा होता है और बाहरी भाग पर कलई किया गया होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, जिस दर्पण का परिवर्तन सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम लोग समतल दर्पण ही कहते हैं, नाम में ही स्पष्ट है। समतल दर्पण आप अच्छे ढंग से देख लीजिएगा तो यह कन्फ्यूजन आप में कभी नहीं करेगा। हर लेसन का आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए जिससे आपका कोई भी सवाल डाउट नहीं रहना चाहिए, सब क्लियर कर दीजिए, अपना सभी क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? तो मैं बता देना चाहता हूँ, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग गाड़ी के शीशे में देखे होंगे कि जो मिरर लगा होता है वो पीछे की सारे बड़े बड़े वस्तुओं को भी छोटे आकार में कर वो दिखाता है। इसीलिए गाड़ी जो कोई भी माना की कार है उसके बगल में जो मिरर लगा होता है वह उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मैंने अभी बताया उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी जो सैलून में हम लोग जाते हैं दाढ़ी बनवाते हैं, किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है वहाँ पर? तो वहाँ पे हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैक लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैक लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? वहाँ पे हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? दर्पण की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या करते हैं? उसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे फोकस बिंदु कहते हैं, फोकस बिंदु से कहते हैं। 30 नंबर जो सवाल है वो कहता है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कब वस्तु कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और किस प्रकार का बनता है। तो अवतल दर्पण पे जब हम लोग किसी वस्तु को रखेंगे अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर ही बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर जब स्थित है तो वक्रता केंद्र पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मैं बता देता हूँ कि अवतल दर्पण में सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 34 नंबर प्रश्न है, किस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
35 नंबर प्रश्न है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है या प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब दोनों एक ही प्रतिबिंब है, यह हमेशा सीधा बनता है, आपको इतना मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल दर्पण जो होता है उसकी जो फोकस दूरी है वो आगे की तरफ बनती है, इसीलिए यह ऋणात्मक होता है।